यही तो हम भी सोच रहे हैं क्या पढ़ा है। है यार। बैच कहाँ से? और भी है। ए, और कौन सा बैच है जो भी है? ईटीसी। ए, कल कहे थे हम पहला चैप्टर रिवाइज करके आने के लिए, जो लोग था उसको कोई डाउट है? कोई डाउट है? कौन सा? क्लास में करवाया हुआ है। क्लास में करवाया हुआ है। कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करना, ई डॉट डी ए। ठीक है, ई डॉट डी ए करोगे बात खत्म है। आई कैप में है। फ्लक्स डन थ्रू द क्यूब, क्या है? क्यूब के थ्रू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्या क्लोज्ड है। ठीक है। नेट चार्ज इन क्लोज्ड बाय द क्यूब है क्या? कुछ दिया गया? ए, क्या बात कर रहा है? बता तुमको बाहर जाकर बता दें। क्या स्टार्ट किया जाए? क्वेश्चन 12 या 11? 12 का क्वेश्चन करवाया, 11 का? 12 से। ठीक। लाओ ना, इसी से देते हैं। बोर्ड का ही तैयारी करना है ना। क्वेश्चन लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड E in a region जिसके कॉपी में क्वेश्चन नहीं देखे सीधे क्लास से बाहर फेंक देंगे उसको। नहीं पढ़ना है, क्लास से बाहर चले जाओ, अभी टाइम है।
सीबीएसई 24 सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है। क्या चीज? अरे हाँ, ग्राफ नहीं दिए हैं। ये क्वेश्चन वैलिड है दोनों के लिए। एक मिनट एक मिनट। ध्यान से देखो, दिए दिए हैं क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन अ रीजन इज गिवन बाय ई इक्वल टू 5x² प्लस 2i कैप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा आई कैप, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ऐसा करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। क्यूब का साइड कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर दिया गया है। बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा क्यूब के थ्रू, और नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब भी कितना होगा। सेम क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ है। फ्लक्स का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। क्या क्या बता रहा है? फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, और दूसरा है द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्यूब। जाओ जाओ।
बना किसी का? हाँ ना, देखो क्वेश्चन है, एक क्यूब है, एक्स का मतलब ये क्या हो गया आई कैप, वाई का मतलब क्या हो गया ये जे कैप, और जेड का मतलब ये के कैप। अब ये क्यूब है, क्यूब केस, यदि हम लोग देख ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है 5x² + 2 आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है नहीं। यदि कांस्टेंट होता था इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट फ्लक्स कितना होता था? जीरो। क्या होता था? जीरो, क्योंकि टोटल कितना फेस है? 6 फेस है। और हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला कल भी बताए हैं हम, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? ई ए या फिर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ई ए कॉस थीटा कहते हैं, ये कहते हैं ना फ्लक्स का। और यदि कोई जनरल फॉर्मूला पूछ ले तो कहते हैं फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये सबसे जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यदि यहां पे हमसे फ्लक्स पूछा जा रहा है तो देखें तो यहां पे इस फेस, सब फेस का नाम दे देते हैं, इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम 2, इसका नाम 3, नीचे क्या हो जाएगा 4, फ्रंट का नाम दे देते हैं 5 और बैक का 6, टोटल 6 फेस है। एरिया वेक्टर देखो, जैसे इस घर को ही समझ लो, तो एरिया वेक्टर क्या होता है? हमेशा आउटवर्ड्स होता है 3D के लिए, और हमेशा सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इसके लिए किधर होगा? बाहर की तरफ, इसके लिए इधर बाहर की तरफ, इसके लिए इधर बाहर की तरफ, इस सरफेस के लिए उधर बाहर की तरफ, और इस सरफेस के लिए नीचे की तरफ। सब पे क्या देखेंगे? प्लेन के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यदि हम लोग देखें तो 3 और ये ई क्या है आपस में? 90 पे है, तो cos 90 की वजह से फाई 3 क्या हो जाएगा? 0। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं फाई 3 हमारा क्या हो गया? 0। फाई 4 क्या होगा? वो भी 0, क्योंकि इसके साथ भी 90 और इसके साथ भी 90, ये दोनों का काम हो गया ना, ये दोनों का काम। अब इसका 5 और 6 का देखते हैं, एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, एंगल कितने का है? कितने का है? 90 का। तो कह सकते हैं फाई 5 भी 0 और फाई 6 भी 0। यहाँ बैठो, जितने भी आया यहाँ बैठो आगे, कुछ इधर आकर बैठो यहाँ पे। हाँ, यहां तो कोई कंफ्यूजन? फाई 3, फाई 4, फाई 5 और फाई 6, ये सब का सब क्या होगा? 0। अब बच गया कौन सा फेस? एक ये और एक ये फेस, 2 फेस बचा हुआ है। इस फेस का एरिया इधर और इस फेस का एरिया उधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ऐसे चल रहा है। तो इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 पे, और इसके लिए 180 पे। कितना पे? 180 पे। तो यदि फाई 1 देखें, फाई 1 क्या कहेंगे? ई इंटू ए इंटू क्या कहेंगे? कॉस 180 माइनस ई ए। क्या बात कर रहा है? जिसको नहीं पढ़ना है क्लास से बाहर चले जाओ, हम रिपीट मोड में कर रहे एक ही बात। लास्ट टाइम में काहे चाहते हो? 1 महीना भी बचा हुआ नहीं है, गाली सुनना, इतना बेइज्जती से मन भर जाना चाहिए, 2 साल से तो हो ही रहा है। माइनस ई होगा। अब दिक्कत ये है कि ई जो है ये कांस्टेंट नहीं है। यदि ई का वैल्यू 5 न्यूटन पर मीटर रहता, 5 न्यूटन पर कूलम रहता, तो चलो ठीक है, हम सीधे वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते। बट यहाँ पे जो ई है ये कैसा ई है? वेरिएबल है। तो हम यदि फेस नंबर 1 पे देख रहे हैं, तो फेस नंबर 1 पे एक्स का वैल्यू कितना है? फेस नंबर 1 पे एक्स का वैल्यू कितना है? 0 है। ध्यान से देखो, यहां पे क्या है? ये सब का सब वैल्यू क्या है? 0 है। फेस 1 ऐसे है, यदि यहां पे कोऑर्डिनेट मान ले कि ये हमारा x है, ये y है, ये z है, तो यहां पे तो x 0 है ना। तो फेस नंबर 1 के लिए यदि हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ऑफ क्या है? वैल्यू दिया गया 5x² + 2
इंटू एरिया कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 मीटर, यही ना 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100, 0.1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एरिया तो क्लियर है। अब इसमें जो ये x होगा ये x क्या होगा 0, तो ये कहानी खत्म, बच कितना गया -2 इंटू 0.01 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और ये हो जाएगा -0.02, कोई कंफ्यूजन, -0.02, 0.1 का स्क्वायर और यहां से x 0 होने को जैसे ये कहानी खत्म, तो -0.02, कोई कंफ्यूजन किसी को भी। सिमिलरली यदि हम लोग φ2 निकाले तो φ2 के लिए देखो तो E और A के बीच में डायरेक्शन कितने का है 0, क्या हो जाएगा ये। अब यहां पे ये जो ये फेस है, ये फेस कहां पे है 10 सेंटीमीटर आगे है, कहां पे है 10 सेंटीमीटर आगे है, तो 10 सेंटीमीटर आगे है, तो फिर यहां पे क्या करेंगे हम लोग, E का वैल्यू है हमारे पास में क्या 5x² + 2 इंटू ए कितना हो जाएगा a, और ये क्या हो गया a का वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 5 इंटू कितने का स्क्वायर हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 0.01, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है वैल्यू। ये वैल्यू यदि φ2 का वैल्यू हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा 0.05 प्लस 2 इंटू 0.01, ठीक है। तो ये तुम्हारा वैल्यू आ गया कितना 0.0005 प्लस 0.02, ये 0.0205, ये आ गया ना। अब वो कितना है -0.02, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई पूछा है तो फाई नेट कितना कहेंगे हम लोग φ1 प्लस φ2, φ1 कितना है हमारे पास में -0.02 प्लस 0.0205, बच जाएगा कितना 0.0005, कितना आ जाएगा 0.0005, कोई दिक्कत, क्लियर है। और नेट के फिर क्या पूछा गया हम लोगों से चार्ज, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ना, गॉस लॉ क्या कहता है फाई नेट इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई नेट का वैल्यू डाल दो कितना है 0.0005 इंटू 8.854 इंटू 10 का पावर कितना होता है -12, मल्टीप्लाई करके वैल्यू बता देना। इस वैल्यू को ऐसे लिख लो कि 5 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -4, 5 इंटू 10 का पावर -4, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, 27 हो जाएगा, 42 का फिर 46 और 12 4 16 यानी 15, ठीक है। 4.266270 इंटू 10 का पावर -15, क्लियर है। कोई क्वेश्चन में डाउट इसमें, क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, मैक्सिमम इससे ज़्यादा टफ नहीं जाएगा।
और ज़्यादा ले जाएगा तो इतना ही टफ ले जाएगा कि ये वेरिएशन देगा। ठीक है, तो आई थिंक अब बन जाना चाहिए। और क्लास में जो सर करवाए होंगे, सर लोग ज़्यादा इससे टफ क्वेश्चन करवाए होंगे। वो ऐसा क्वेश्चन करवाए होंगे कि यहाँ कहीं पे है क्यूब ही यहाँ पे बनाए होंगे, वो ऑलरेडी वो क्यूब को इतना डिस्टेंस पे ऑलरेडी बनाए होंगे, तो ये ऑलरेडी ये डिस्टेंस पे होगा, तो ये टफ थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है। ये तो क्या है, आसान क्वेश्चन है। तो देखो फर्क क्या आएगा इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। यहाँ पे इनिशियली क्या लिए हैं, 0। इनिशियली भी क्या होगा, x का कुछ वैल्यू होगा, बस इतना ही का फर्क है। कि पहले क्या होता था, अभी इनिशियली क्या किए हैं, x का वैल्यू फाई 1 में 0 माने हैं। अभी यदि इस क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ वैल्यू जो जितना डिस्टेंस पे होगा वो वैल्यू ले लेंगे, और फाइनली क्या होगा, a प्लस जितना लेंथ होगा वो वैल्यू हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आए बन जाएगा। ठीक है, तो हम सेम क्वेश्चन ही दे रहे हैं। ठीक है, बना करके देखो। इसको नोट कर लिया सब, जल्दी से नोट करो, वहां डाउट क्लियर है। क्या चीज 4.4 आ रहा है, 4.4 का। ठीक है, हाँ 4 होगा ना, 40 में 4 44 होगा। बिहार बोर्ड से भी, रुको एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड से बता, सबसे क्वेश्चन आना चाहिए। तो क्वेश्चन का तो थोड़ा ठिकाना नहीं होता। बिहार बोर्ड का तो कल क्वेश्चन से करवा ही दे। देखो लॉन्ग टाइप में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कल ही बताए हैं डाइपोल का। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क कल ही बताए हैं डाइपोल का, दोनों क्वेश्चन कल करवा ही दिए हैं। वैसे भी देखो इस चैप्टर से यदि 5 नंबर का डेरिवेशन आएगा, बिहार बोर्ड के लिए बता रहे हैं प्लस सीबीएसई के लिए भी, दोनों के लिए सेम ही क्वेश्चन है। या तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूछेगा इक्वेटोरियल, या तो एक्सियल, या तो जनरल, या फिर पूछेगा कि डाइपोल की वजह से टॉर्क। तीसरा क्वेश्चन रिंग के एक्सिस पे क्या होगा। यही 3 क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में। नहीं वो सब नहीं पूछेगा, यही 3 पूछेगा। रड वड जो है ना, वो हम लोग यूज करते हैं नीट पर्पस के लिए। यदि तुमको रड का पूछना भी होगा तो वो इन्फिनाइट रड का पूछेगा, वो भी यूजिंग गॉस लॉ। डिफरेंस हमेशा समझ में आना चाहिए कि रड पूछेगा भी तो वो इंटीग्रेशन नहीं करना है जो मतलब क्लास में यूज किए हैं साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 वाला। हमेशा पूछेगा यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का यूज करके एक इन्फिनाइट रड का पूछेगा तो क्या करेंगे, आर डिस्टेंस पे जा करके एक सिलेंडर बना लेंगे, गॉस लॉ लिख देंगे, फाई इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। एकदम आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे, जैसे यहाँ पे है भी, बिहार बोर्ड में भी है कि इफ ए कंडक्टर इज सिलिंड्रिकल, रुक जाओ, मान के चलो कि एक वायर है जो कि इन्फिनाइटली क्या है, लॉन्ग है। चार्ज डेंसिटी कितना दिया गया है, लैम्डा दिया गया है। इससे आर डिस्टेंस पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है यूजिंग गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इन्फिनाइट वायर की वजह से। एक इन्फिनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा।
ये प्लस लेमडा है। प्लस लेमडा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। देखो यदि बना नहीं है तो देखो तरीका सिखा रहे हैं, जब भी क्वेश्चन आए ऐसे ही सोचना, जहां पे भी पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड तो गॉस लॉ में हम लोग जानते हैं दो ही तरह का गॉसियन सरफेस यूज करना है। वैसे भी देखो, यदि प्लेन सीट रहे या फिर लाइन रहे, यदि प्लेन सीट है या कोई लाइन है तो हमेशा उसका गॉसियन सरफेस क्या होता है, सिलेंडर। और यदि पॉइंट है या फिर स्फेयर है तो उसका गॉसियन सरफेस क्या होगा, स्फेयर। दो ही चीज पढ़ना है हम लोगों को कि यदि पॉइंट या स्फेयर होगा तो क्या होगा, स्फेयर। और यदि हमारा लाइन है, सिलिंड्रिकल वायर है या फिर प्लेन सीट है तो भी क्या होगा, सिलेंडर। तो ध्यान से देखो, तो इसको यदि क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज करने के लिए कैसा सिमेट्रिकल सरफेस मानेंगे, सिलिंड्रिकल। तो एक सिलिंड्रिकल सरफेस यदि जिस पॉइंट पे पूछे वहीं पे पहले एज्यूम करो। यहां तक यदि हम एक सिलेंडर मान लें तो जितना इधर आए उतना ही कहां जाएंगे, इधर भी आएंगे। यहां पे भी एक लाइन खींच लेते हैं अपने मन से और इसका यूज करके एक क्या बना लिए हम लोग, सिलेंडर बना लिए। इसका लेंथ नहीं पता है, कुछ भी मान लो अपने मन से कि एल लेंथ का होगा। कितना लेंथ का होगा, एल लेंथ का होगा, अपने मन से मान लिए यही। अब क्या है, तीन हम लोग जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस लॉ कहता है ना। गॉस लॉ से ये स्टेटमेंट हम लोग जानते हैं कि फाई नेट जो होता है वो क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फाई यदि देखें तो टोटल कितना सरफेस है हमारे पास में, एक, दो और एक कर्व वाला तीसरा, तीन सरफेस है हमारे पास में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई कंफ्यूजन? अब बताओ यदि ये प्लस है यहां पे प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये 1 और 2 के साथ कितने पे है, 90 पे है। यदि 1 का देखे तो एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ है। दोनों के बीच में कितने का एंगल, 90 का। 2 के साथ भी कितने पे है, 90 पे। और 3 वाला जो कर्व सरफेस है उसके साथ क्या है, हमेशा पैरेलल है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि यहाँ पे एक लाइन चार्ज कैसा दिखाई देता है हमको, पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देता है। ऐसे करके यदि ऊपर से देखे तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा वो किधर निकल रहा होगा, चारों तरफ निकल रहा होगा। और कर्व सरफेस भी किधर होता है, चारों तरफ होता है। यदि ये पेन को देखे तो ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे होगा तो इससे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ना। तो कर्व के हमेशा क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया 0, ये भी हो गया 0 और ये क्या हो जाएगा, E इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E तो E ही है। A कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है,
2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एच, एच क्या है हमारा, एल है, इंटू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड यदि देखें हम लोग, तो हम लोग जो सिलेंडर माने हैं, जो गॉसियन सरफेस माने हैं, वो गॉसियन सरफेस क्या है, सिर्फ एल लेंथ का है। कितने लेंथ का है, एल लेंथ का, और उसका डेंसिटी कितना है, लेमडा। तो शायद पढ़े होगे तुम लोग कि डी क्यू इजकल टू क्या होता है, लेमडा इंटू डी एल होता है, पढ़े हो ना। तो क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। तो क्या यहाँ पे लेमडा इंटू एल लिख सकते हैं, इन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ई इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। नीट में जब क्वेश्चन पूछा था तो डायरेक्ट यही ऑप्शन में था। अब बोर्ड में क्या करेगा, हो सकता है कि ये भी ऑप्शन में दे, या फिर यदि तुम डिराइव करोगे तो यहाँ पे भी छोड़ोगे तो भी सही है, या फिर इसको क्या कर लो, तुम चेंज कर लो। चेंज करोगे तो तुमको वही फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में तुम याद किए हो। ठीक है, किस फॉर्म में आ जाएगा कि लेमडा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये कितना हो गया 2k लेमडा बाय आर। याद करो यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे एक वायर के वजह से। यदि इस आर डिस्टेंस से पूछेगा और ये क्या इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, तो हमारा अल्फा 1 भी 90 हो जाता है और अल्फा 2 भी क्या हो जाता है 90। याद आया। तो हमारा ई जो आ जाता है वो क्या हो जाता है के लेमडा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90। तो आ गया 2k लेमडा बाई आर। तो यदि गॉस लॉ से डिराइव करने के लिए दे दिया तो तब तो तुमको ऐसे बनाना ही पड़ेगा। और वैसे यदि सिर्फ क्वेश्चन आया है तो तुम चाहे इससे आंसर करो चाहे इससे आंसर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार भी अब दोबारा आवाज आ गया तो तीसरा लास्ट से 3 जो बेंच है सीधे खाली कर देना। उधर से आवाज आ गया तो लास्ट से जो 3-4 बेंच है सीधे खाली कर देना, बोलना नहीं पड़े हमको। समझा रहे हैं, एक ही बात को रिपीट करना पड़ रहा है। तो जब नहीं पढ़ना था घर पे बैठता ना, रिवीजन चल रहा है ना, हाँ वो भी रिवीजन तुम्ही लोग के लिए है जो फेल होने वाला है। जो पढ़ा है उसका कोई कनेक्शन ही नहीं इस चीज से। इतना ही हो तो अपना इज्जत रखो कि घर पे जाओ गांव में जाओ जहां भी जाओ तो कम से कम बगलों वाला देख करके देखे तो रिजल्ट के दिन ऐसे सर नहीं झुक जाए कि हम फेल कर गए। पढ़ा सर तुम पास होने लायक पढ़ाई कर लो। ये हो गया यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि स्फीयर का क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। स्फीयर का क्वेश्चन पूछेगा इनसाइड के लिए, सरफेस पे और आउटसाइड के लिए, कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, सिलिंड्रिकल वायर का भी पूछता है तो वायर का भी हम बना सकते हैं। ठीक है, फिर कभी कभी सीट का भी पूछ लेता है कि एक प्लेन पतला सा सीट है उसके वजह से बताइए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अभी लाइन चार्ज का बता दिए हैं, सीट का पहले बता देते हैं तब स्फीयर का बता देंगे। ठीक है, तो पहले नोट कर लो जिस सबको नहीं आ रहा है। जो मेरे बैच का होगा उसके पास ऑलरेडी कॉपी में होगा। हाँ ये दोनों जीरो हो गया तो एक न जीरो, एक का आंसर आया ना, 2 होता है फॉर्मूला यहाँ पे, साइन वाला कॉस वाला पार्ट जीरो हो गया। हाँ तो कॉस वाले पार्ट जीरो हुआ ना, नेट का बात, नेट सिर्फ साइन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि एक प्लेन सीट रहेगा, ठीक है, उस पे दे देगा कि प्लस चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या पूछेगा, प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो इस क्वेश्चन का 2 इंपॉर्टेंस है। यदि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चाहे इस क्वेश्चन में ये डिस्टेंस कुछ भी हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है। यदि ये डिस्टेंस हमारा क्या है, मान लेते हैं x पे पूछ लिए कि बताओ x डिस्टेंस पे क्या होगा। x का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आता है ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। जो आंसर आएगा, आंसर क्या आता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट में कहीं पे x है? नहीं है। इसका मतलब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो कभी भी इसका आंसर ये कहीं पे भी पूछ ले आंसर वही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि इसका डेरिवेशन चाहिए होता है कि यदि यहां पे पूछा है तो कैसे डिराइव करें, यूजिंग गॉस लॉ। हमेशा किससे पूछेगा, यूजिंग गॉस लॉ। तो प्लेन सीट है तो प्लेन सीट का भी गॉसियन सरफेस कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। तो प्लेन सीट का भी सिलिंड्रिकल होता है। तो मान के चलो कि हम यहां से मान लेते हैं कि एक सिलेंडर ऐसा होगा, ऐसा ही होगा ना। यदि एक पतला सा, जैसे ये किताब मान लेते हैं, ये ऐसे किताब है, तो इस किताब को यदि ओवरव्यू यदि ऊपर से देखोगे तो तुमको एक पतला सा सिलेंडर टाइप का फील होगा। या जैसे समझो कि स्फीयर का जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्फीयर को जब कट करते हैं कहीं से भी ऊपर से देखते हैं तो यही रीजन दिखाई देता है ना। ये यदि ऐसे करके देखोगे तो बाहर से क्या इसी शेप का दिखाई देता है ऐसा, ठीक है। हमेशा जो है तुमको ये राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देगा जब भी ऊपर से देखोगे तो, ठीक है। तो टॉप व्यू इसका हमेशा ऐसा ही होता है। और यदि पीछे की तरफ जाएंगे तो भी क्या होगा, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही होगा। जितना आगे गए थे यदि उतना ही बैक जाएंगे तो ऐसा ही सिलेंडर बनेगा। और यही सिलेंडर क्या होगा, पूरा कवर कर लेगा। क्या कर लेगा, पूरा कवर कर लेगा। अब ये जो दिया गया था ये सीट हमेशा दिया जाएगा -इन्फिनिटी से कहां तक फैला हुआ है, +इन्फिनिटी तक, यानी इन्फिनाइट सीट है। कैसा सीट है, एक इन्फिनाइट सीट है। अब इस इन्फिनाइट सीट की वजह से तुमको बताना है यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो प्लस इधर है, प्लस इधर है, तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा और इधर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। होगा कि नहीं होगा। जबकि ये सिलेंडर जो बनाया है तो सिलेंडर में कितना सरफेस है, एक, सरफेस नंबर 2, और ये कर्व वाला क्या हो जाएगा, 3। तो इस बार कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा सरफेस परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तीसरा वाला। कौन सा, कर्व वाला इस बार परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, ये है हमारे पास में सिलेंडर, ऐसे करके देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है तो इसके भी पैरेलल, इसके भी पैरेलल। जबकि ये कर्व वाले के साथ क्या हो गया, 90 पे। तो जब कर्व वाले के साथ 90 पे हो गया तो तीसरा वाला φ1 यदि हम लोग φnet इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखे तो हमारा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 में φ3 तो क्या हो जाएगा, 0। φ1 कितना आ जाएगा, EA, और φ2 भी क्या हो जाएगा, EA ही, क्योंकि क्या है ये प्लस इधर भी और इधर भी। इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन को क्या लिख सकते हैं आप बताओ, जब लेंथ रहता है तो लेमडा लिखते हैं, जब एरिया रहता है तो क्या लिखते हैं, सिग्मा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आसान आ गया। देखो तो यहां से ये सीख लो, क्या है कि जो तुम्हारे सॉल्यूशन में या जो तुम्हारे गाइड वाइड में लिखा होगा वो लेंदी लिखता है, वो समझ में नहीं आता है। यहां से समझ लो, लेकिन लिखने का तरीका वहां से देख लेना कि क्या लिखना है पहले, कि ये सरफेस लिए, ये लिए, वो लिए, वो कहानी लिखना सीख लो। सॉल्यूशन तुमको समझ में आना चाहिए कि तुम भूलोगे नहीं। तो गाइड वाइड का जो आंसर रहता है वो 2-3 पेज का रहता है, वो समझ में नहीं आते रहता है। लेकिन यहां से डेरिवेशन तुम देख लोगे, तुमको लगेगा आसान डेरिवेशन है। सेम डेरिवेशन गाइड से समझ में नहीं आएगा। कल भी बताए थे क्लास में, हमेशा पहले 5 नंबर वाला जितना भी डेरिवेशंस है इस 1 महीने के अंदर उस डेरिवेशंस को कंप्लीट कर लो, लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लो। क्या है कि 5 नंबर वाला यदि 3-4 क्वेश्चन आएगा उसी से तुम्हारा आराम से 20 नंबर हो गया। फिर 3 नंबर वाला, फिर 2 नंबर, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव तो आता ही है आजकल। इस बार तो CBSE में भी आएगा ना, CBSE में भी आएगा इस बार, क्योंकि फिजिक्स चाहे बिहार बोर्ड हो या CBSE में तो कहना ही नहीं है।
सबसे ज़्यादा बच्चा सिर्फ फिजिक्स की वजह से ही फेल होता है। विद रेशियो जो है बहुत ज़्यादा है, 80-90 के परसेंट आसपास। यदि 100 बच्चा फेल किया है तो 80 से 90 बच्चा सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में फेल करता है, बचा हुआ 10 मैथ्स में, और बचा हुआ जो है इक्का दुक्का केमिस्ट्री बायोलॉजी का चांस होता है। रीजन है क्या है कि फिजिक्स में पीवाईक्यूज एडवांस का भी आने लगा है, पीवाईक्यू मेंस का भी आने लगा है, पीवाईक्यू नीट का भी आने लगा है, तो पेपर टफ होने लगा है, तो तुमको पेपर को प्रॉपरली तैयार करके जाना ही पड़ेगा। और सब डेरिवेशन है, जितना तुम स्किप किए हो, सीधे फॉर्मूला रटे हो, वो सारा डेरिवेशन तुमको फिर से 12। हाँ 12 जल्दी कॉपी के साथ। क्या लिखा है दिखाओ। इसमें से दोनों में से कौन सा क्वेश्चन अभी हम फिर से बोर्ड पर बनाने के लिए देंगे, बना लेगा? दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कौन सा बोर्ड पर बनाएगा? देखो एक अभी भी सामने ही में, क्या है बात कर रहा है। एक बार एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कोई बचाएगा तुमको? फिर से तुम ही ना पेपर दोगे, या कोई और देगा तुम्हारी जगह पे पेपर? इतना कॉमन सेंस काम नहीं करा अपना। नीट में तो कह भी दोगे कि बहुत बच्चे का नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, हम नहीं कर पाए, नंबर इतना है। वो बोर्ड में क्या कहोगे तुम? जो गांव में तुम्हारे घर के बगल में रह करके कोई यदि 80% 75% गांव में ले आया, उस टाइम क्या कहोगे घर पे? माँ पिताजी की इज्जत का नहीं सोचता है? कम से कम इतना मेहनत से पाल पोस करके बड़ा किए हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, कम से कम ये संस्कारहीन सब, कम से कम उनके इज्जत का सोच लो कि उनका नजर झुक जाएगा, शर्म से नीचे हो जाएगा, बगल वाला पड़ोसी कुछ बोलेगा तो। गधा सब। बोर्ड के लिए पढ़ाई करेगा कि नहीं? ये कम से कम इतना पढ़ाई करेगा ना कि कम से कम जहां तुम आया है पटना में, कम से कम वो ये बोल पाए करे कोई बात नहीं अगले साल नीट कर लेगा, बोर्ड तो कर ये लिया है इस बार, क्यों भी बोलने लायक नहीं छोड़ोगे माँ बाप को? ये हो गया। अब यदि देखो इसी पे क्वेश्चन क्या होता है कि यदि दो सीट, देखो कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्या कैपेसिटर पढ़े हो कि दो प्लेट यदि लग जाता है यही कैपेसिटर होता है? होता है। कैपेसिटर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट? ध्यान से देखो, क्योंकि यहां पे प्लस प्लस होता है और कैपेसिटर में यहां पे माइनस माइनस होता है। तो ध्यान से देखो, 3 पॉइंट पे बताने जा रहे हैं। ये बी है, इस पॉइंट का नाम ए दे दिए, इस पॉइंट का नाम सी दे दिए। अब ये क्वेश्चन यदि ए पे पूछेगा, ध्यान से देखो, क्या डिस्टेंस से कोई फर्क पड़ता है? नहीं। प्लस की वजह से क्या होगा, इधर के तरफ होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। माइनस की वजह से अट्रैक्ट होगा वो भी कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये कितना होगा, 0। सी पे भी क्या होगा, माइनस पास बुलाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से, और प्लस वाला भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से। ईसी भी कितना होगा, 0। बी पे देखेंगे तो प्लस के वजह से क्या होगा, अपोज होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, माइनस भी पास बुलाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई क्या हो जाएगा बी पे, सिग्मा, सॉरी 2 होगा ना हर जगह पे, एक प्लेट की वजह से क्या होगा हमेशा, 2। ठीक है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो कैपेसिटर में भी याद किए हो ना, कि कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हेलो।
अब यदि हम लोग स्फेयर का केस देखते हैं, ठीक है, तीसरा केस क्या होता है स्फेयर का। तो यदि स्फेयर पे क्या रहेगा कि एक स्फेयर दे देगा, क्या है कि एक स्फेयर है, ठीक है, और स्फेयर भी देखोगे तो दो तरह का होता है। तो बेसिकली कोई भी जो सरफेस होगा वो दो तरह का होता है, या तो हॉलो या तो सॉलिड, ठीक है। अब हॉलो हो या सॉलिड हो उसमें भी दो केस पॉसिबिलिटी है, कंडक्टिंग या तो नॉन कंडक्टिंग। तो ये जो स्फेयर है हमारा, ये स्फेयर बेसिकली कितने तरह का हो सकता है, दो, हॉलो प्लस सॉलिड। और हॉलो में भी दो केस हो सकता है, एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। इसमें भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। फिर बोर्ड, बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज शिल्डिंग इफेक्ट। क्या पूछता है, व्हाट इज शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शिल्डिंग इफेक्ट कहने का मतलब होता है कि यदि कोई कंडक्टिंग बॉडी है तो वो अपने आप क्या करेगा, सारे चार्ज को कहां पे लेकर के आ जाएगा, सरफेस पे। कहां पे लेकर आ जाएगा, सरफेस पे। और सरफेस पे ले आता है, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट। जैसे ऐसे फील होता है कि वो क्या बना रहा है, उस सरफेस के चारों तरफ एक शिल्ड बना रहा है, ठीक है, इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिंग का केस है, यदि कंडक्टिंग का केस होगा तो क्या होगा, अपने आप सरफेस कहां पे चला जाएगा, चार्ज कहां पे चला जाएगा, सरफेस पे। तो इसमें भी सरफेस और इसमें भी कहां पे है चार्ज, सरफेस पे। और सिंस ये हॉलो है तो नॉन कंडक्टिंग पे भी कहां पे है, हॉलो के नॉन कंडक्टिंग पे, सरफेस पे। तो इसका मतलब ये तीनों केस क्या होता है, सेम होता है, बस एक ही केस डिफरेंट होता है और ये होता है डिफरेंट वन। यही केस एक डिफरेंट होता है, पहले ये समझो कि इसका मतलब है कि हॉलो का कंडक्टिंग पूछे, हॉलो का नॉन कंडक्टिंग पूछे, या फिर सॉलिड का कंडक्टिंग पूछे, तीनों केस क्या है, सेम। और यदि सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग पूछेगा तो क्या कहेंगे, डिफरेंट। क्या बोलेंगे, डिफरेंट। तो इस तीनों को एक साथ डिराइव कर सकते हैं और इस तीनों को सॉरी इस एक का तीन और केस होगा जो क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो पहले इस तीन केस को ले लेते हैं। इस तीन केस को लेने का मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं हॉलो में, कौन सा, हॉलो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कंडक्टिंग प्लस नॉन कंडक्टिंग, प्लस सॉलिड में किसका बात करने जा रहे हैं, कंडक्टिंग का। मतलब ये तीनों केस का कहानी सेम है। अब ध्यान से देखो, तो यदि कोई एक स्फीयर है तो स्फीयर पे चार्ज अब कहां पे है, सरफेस पे। चार्ज हमारा अब कहां पे है, सरफेस पे है। और चार्ज यदि सरफेस पे है तो तीन जगह पे पूछा जा सकता है, एक स्फीयर के इनसाइड में, एक स्फीयर के सरफेस पे और एक सरफेस स्फीयर के आउटसाइड में। तो तीन लोकेशन में पूछेगा, मान लेते हैं लोकेशन नंबर ए, लोकेशन नंबर बी और लोकेशन नंबर सी। तीन, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड, कोई दिक्कत। अब इस तीन लोकेशन पे पूछेगा तो इस तीन लोकेशन के लिए हम लोग को बनाना है गॉस लॉ का यूज करके। किसका यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके। तो फर्स्ट केस देखते हैं, जब हमारा क्या है, आर लेस देन आर का केस है। कौन सा केस, आर लेस देन आर का केस। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये एक स्फीयर है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास में एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, आर है। अब इस लोकेशन पे पूछा गया था, इस लोकेशन पे पूछा गया तो क्या करेंगे, एक और हम लोग सर्कल बनाएंगे, स्फीयर बनाएंगे, किसका यूज करके, इस पॉइंट का यूज करके। इस पॉइंट का यूज करके क्या कर लिए हम लोग, एक और स्फीयर बना लिए। ध्यान से देखो, एक स्फीयर बना लिए ना इस पॉइंट का यूज करके। अब इसका यूज करके एक हम जो स्फीयर बनाए, यही क्या हो गया, यही हमारा क्या, कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। ये जो येलो वाला यही क्या है, हमारा गॉसियन सरफेस है। और इसका रेडियस कितना है, मान लेते हैं स्मॉल आर। कितना है, स्मॉल आर। तभी तो ये पॉइंट क्या है, इनसाइड में है। अब फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फाई नेट इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज सबका सब कहाँ है, बाहर में। सबका सब चार्ज कहाँ पे है, बाहर में। तो बताओ क्या इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में कोई चार्ज है, नहीं है। तो जब इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में कोई चार्ज है ही नहीं तो 0/एप्सिलॉन नॉट, तो फाई कितना हो जाएगा, और फाई 0 मतलब ई 0।
तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। प्रूफ भी हो गया, क्लियर है। दूसरा केस जो होता है वो होता है हमारा R ग्रेटर देन R का, कि हमारे पास में एक गॉसियन एक स्फीयर है और किसी बाहर वाले पॉइंट पे पूछ लिया गया, मान के चलो कि यहां कहीं पे पूछ लिया गया है स्मॉल r पे, तो जहां पे पूछा जाता है उसका यूज करके क्या बनाते हैं हम लोग, एक गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस यदि इस पॉइंट का यूज करके हम लोग बनाए, क्या ये गॉसियन सरफेस बन गया। चार्ज कहां पे है, चार्ज सबका सब यहां पे है, सबका सब चार्ज यहां पे, और ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। तो अब यदि हम लोग देखें तो फाई नेट कितना हो जाएगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये E इंटू कितना डिस्टेंस, याद ध्यान देना यहां पे गलती होने का चांस होता है। हमेशा E के साथ जो तुम एरिया लोगे वो एरिया जिस पॉइंट पे पूछा जाएगा उस पॉइंट के लिए बात करोगे। जैसे C पॉइंट के लिए पूछा गया तो C पॉइंट तक का एरिया क्या होगा, 4 पाई स्मॉल r या कैपिटल R, स्मॉल r, 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। चलो Q इन में आते हैं तो ये क्या है, सरफेस है ना। तो सरफेस है तो क्या लिखेंगे, सिग्मा, क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू यहां पे एरिया कौन सा लिखेंगे, कहां तक चार्ज है, चार्ज कहां तक है, सिर्फ कैपिटल R तक। तो सिग्मा के साथ जो एरिया आएगा कौन सा एरिया आएगा, कैपिटल R का आएगा। तो क्या लिखेंगे, 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक है। तो ई इक्वल टू क्या हो गया हमारा, सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, क्लियर है। इसी को हम लोग चाहे तो और आसान टर्म में ले आ सकते हैं, के क्यू के टर्म में भी ला सकते हैं। किस टर्म में, के क्यू के भी टर्म में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए, तो ई इक्वल टू सिग्मा के जगह पे क्यू अपॉन ए क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर, कोई दिक्कत, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट था ही। तो क्या आ गया हमारा, के क्यू बाई स्मॉल r का स्क्वायर, चाहे ये रहे चाहे ये रहे, दोनों बात क्या है, सेम है। तो ध्यान से देखो, क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव किया, आउटसाइड के लिए कैसे बिहेव किया, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव किया, के क्यू बाई स्मॉल r का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब कोई पूछ लेगा तीसरा केस, सरफेस पे क्या होगा, तो दोनों में से किसी एक केस से क्या कर लो, वैल्यू पुट कर दो। R इक्वल टू R का मतलब क्या है कि E सरफेस जो होगा वो क्या होगा, किसी एक में पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, आंसर क्या हो जाएगा, के क्यू बाई R स्क्वायर। और यदि सिग्मा वाले टर्म में देखे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर कैंसिल, क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वैसे भी आना चाहिए, आना चाहिए ना। और हम लोग पढ़े भी हैं कि कोई भी एक क्लोज कंडक्टर है और उसके इनसाइड में चार्ज क्यू है, तो हम लोग कहते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पढ़े हैं गॉस लॉ से, यही बात पर है, नोट कर लो इसको।
अब देखो नॉन कंडक्टिंग का केस का यदि बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज जो है वो क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पे है चार्ज। अब 3 पॉइंट के लिए बात करना है, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड के लिए। अब इनसाइड के लिए बात करेंगे तो कैसे बनेगा, आउटसाइड के लिए और सरफेस के लिए। तो सेम तरीका है। तरीका क्या होगा कि फिर से क्या करेंगे, यदि हम पहला केस ले ले, आर लेस देन आर का केस ले ले, ठीक है। यदि आर लेस देन आर का केस ले लेंगे तो फिर से क्या करेंगे, हम लोग एक स्फीयर बनाएंगे और इस स्फीयर पे क्या है, चार्ज जो है ये क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मान के चलो कि यहां कहीं पूछ लिया है, ये सेंटर है, यहां से कोई इस डिस्टेंस पे पूछ लिया, स्मॉल आर पे। कहां पे पूछ लिया है, स्मॉल आर पे, जो कि पॉइंट क्या है हमारा, एक इनसाइड था, एक सरफेस पे था बी, और एक आउटसाइड में था सी। 3 लोकेशन में से मान करके चलो कि इनसाइड के लिए पूछ रहा है, ठीक है। अब इनसाइड के लिए पूछ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। यदि गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, इसका भी गॉसियन सरफेस क्या होगा, सेम, ये गॉसियन सरफेस होगा। बट अब ध्यान से देखो तो इस गॉसियन सरफेस में क्या सारा चार्ज आ गया या कुछ ही आया है, कुछ ही आया है। तो कुछ ही आया है तो जब हम लोग फाई नेट लिखेंगे, फाई नेट इजकल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई नेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई किसका स्क्वायर, स्मॉल आर या कैपिटल आर, स्मॉल आर का स्क्वायर। अब आते हैं क्यू इनसाइड पे, तो क्यू इनसाइड में बताओ यहाँ पे लेमडा सिग्मा या रो होगा, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक है, क्या है, वॉल्यूमेट्रिक है। तो ये हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई किसका क्यूब, स्मॉल आर का क्यूब। क्यों स्मॉल आर लिए, क्योंकि यहीं तक चार्ज है। कहां तक चार्ज है, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सिर्फ और सिर्फ चार्ज है। ये वाला चार्ज बस कंटेन कर पाया, ये पूरा चार्ज कंटेन नहीं किया। तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। सबको पता रहना चाहिए कि देखो डी क्यू इजकल टू होता है लेमडा इंटू डी एल, डी क्यू इजकल टू होता है सिग्मा इंटू डी ए, डी क्यू इजकल टू होता है रो इंटू डी भी। इसी को यदि हम लोग क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, क्यू इजकल टू लेमडा इंटू एल। क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, वी। तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, क्यू इनसाइड के लिए रो इंटू क्या किए हैं, वॉल्यूम किए हैं। क्या किए हैं, वॉल्यूम, अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। कोई कंफ्यूजन। अब 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर से आर भी तो जाएगा, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। गलती समझ में आया तुमको अपना, है गलती समझ में। तो ये ई इनसाइड हो गया, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब तुम इसको चाहो तो फिर से के क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। के क्यू के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये क्यू अपॉन क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू। क्योंकि ऐसे पढ़ते हैं ना कि वी पे कितना चार्ज, क्यू, तो एक पे कितना चार्ज, क्यू अपॉन वी, जिसको क्या बोलते हैं, रो। क्यू अपॉन वी का मतलब क्या, 4/3 पाई आर क्यूब का बात करते हैं, ये कहते हैं। इंटू क्या हो जाएगा, आर इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया हमारा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा तो के क्यू आर बाई क्या, आर क्यूब। तो इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जब भी कभी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का बात होगा, चाहे वो सिलेंडर का केस हो या फिर किसका केस हो, स्फीयर का केस हो, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर हमेशा ऊपर में आएगा, ठीक है। ये हो गया इनसाइड का कहानी। दूसरा कहानी क्या होगा, आर ग्रेटर देन आर का केस होगा। आर ग्रेटर देन आर का यदि बात कर ले तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, एक गॉसियन सरफेस, एक ये दिया गया है और यहाँ पे चार्ज क्या है,
इनसाइड में ऐसे चार्ज है। अब पूछा कहाँ के लिए जा रहा है, एक आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए पूछा जा रहा है। तो हम लोग गॉसियन सरफेस जो बनाएंगे आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, एक स्फीयर होगा, और ये जो स्फीयर होगा ऐसे, ये गॉसियन सरफेस बना लिए हम लोग, कोई दिक्कत। अब इस केस में यदि हम लोग फिर से यदि फाई इक्वल टू लिखे, तो फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कितना है, ई इंटू कहाँ तक के लिए निकालना था, स्मॉल आर तक के लिए, तो क्या लिखेंगे 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, रो इंटू, अब चार्ज कहाँ तक है, कहाँ तक चार्ज है, कैपिटल आर तक, पूरा का पूरा किस में है, इनसाइड में है। तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो आर क्यूब बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा ई आउटसाइड। अब देखो इसको तुम चेंज करोगे तो क्या आना चाहिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर आना चाहिए। चेंज करते हैं, 4/3 रो इंटू क्या हो जाएगा हमारा आर क्यूब, रो लिख रहे हैं, क्यू इंटू क्या हो जाएगा आर क्यूब बाई क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। आर क्यूब से आर क्यूब खत्म, 3 गायब हो गया, 3, यहाँ पे भी क्या लिख दो 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ इनसाइड हम बोले, तुम आउटसाइड का लिखा था आंसर, हाँ कैसे वही होगी, कैसे मैच करेगा, इनसाइड में, इनसाइड का अलग है आउटसाइड का अलग होगा। ये तुम आउटसाइड का आंसर लिखा था। तो देखो सिंपल फॉर्म में भी याद कर लेना है और इस फॉर्म में भी दिमाग में रखना है, दोनों में से कोई भी फॉर्म में क्या होगा आंसर दे सकता है। आई थिंक सीबीएसई के हिसाब से बात कर ले या फिर बोर्ड के हिसाब से, कल सब तक में हम लगभग सारा डेरिवेशन करवा दिए हैं ना। सिलेंडर का भी तुम बना सकते हो, सेम पैटर्न क्या होता है, यदि सिलेंड्रिकल वायर दे देगा तो भी बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं कि नहीं। इनसाइड के लिए उसमें पूछेगा, सरफेस के लिए और आउटसाइड के लिए सेम तरीके से बनाएंगे, क्योंकि सिलेंडर को कौन कवर करेगा, सिलेंडर ही कवर करेगा। ठीक है, तो सिलेंडर का भी सेम ऐसे ही होगा। सिलेंडर दो तरह का, हॉलो और सॉलिड। हॉलो का भी क्या होगा, दो केस, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड का भी दो केस, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। फिर हॉलो का कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड का कंडक्टिंग, तीनों मिलकर के क्या हो जाएगा सेम केस। और नॉन कंडक्टिंग क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंट केस। और बनाने का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम, इवन आंसर भी सेम आएगा लगभग। यदि तुम रो के जगह पे बस क्या दिखाई देगा तुमको, सिग्मा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, सिग्मा। ट्राई करोगे खुद से, अरे हाँ कि ना, ट्राई करके देखो, बना करके देखो सिलेंडर के लिए। दे देते हैं, ये नोट कर लिया ना, जल्दी करो नोट। तुम लोग दो ने दो, हम बोर्ड के लिए तैयार हो ही गए इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर हम यदि बोर्ड का देंगे तो फुल में फुल आ जाएगा।
बिहार बोर्ड का डेट आया? नहीं आया? हाँ, डेट 3 जनवरी। थोड़ा लेट है नहीं? अरे फरवरी में ही है ना, लेट ही है तब। हाँ ठीक है। सीबीएसई का कब से है? 21/15 से। चलो आगे चलते हैं, नोट कर लिया ना सब? देखो, अब सिलेंडर का केस देते हैं। जैसे मान के चलो कि एक सिलिंड्रिकल वायर है, एक कैसा वायर है? सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है? आर है, और ये इन्फिनाइट लेंथ का है। किस लेंथ का है? इन्फिनाइट लेंथ का है, ठीक है। और इस पे जो चार्ज है इसके सरफेस पे है, मतलब कह सकते हैं सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी क्या दिया गया है इस पे? सिग्मा दिया गया है कि इसके सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है ऐसे। साइड में देने का मतलब समझो कि इसके सरफेस पे चारों साइड से, ठीक है। कौन सा केस दे रहे हैं हम? ये केस हो गया हमारा सिलेंडर का। कौन सा केस? सिलेंडर का हॉलो प्लस सॉलिड का कौन सा? कंडक्टिंग। तो तुमको बताना है इनसाइड के लिए, सरफेस के लिए और आउटसाइड के लिए। जैसे हम बताए हैं सेम तरीके से बनाओ, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। बस रो के जगह पे सिग्मा यूज करना, एकदम सेम पैटर्न से बनेगा। एक बार सीख लोगे फिर समझ लो कि बोर्ड का काम खत्म, समझ में आ गया। गॉस लॉ का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा फिर। और इतना ही एप्लीकेशन ही है। एक इन्फिनाइट है लाइन, एक सीट है, एक स्फीयर है और एक सिलेंडर। 4 ही एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना होता है गॉस लॉ में, यही 4 एप्लीकेशन। और इसका ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ यदि बनाते तो इसका यदि ग्राफ बनाओगे, ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ यदि हम लोग देखें, ध्यान से देखो, इनसाइड तक क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ कैसे उठेगा? ऐसे। और सरफेस के बाद कैसे हो जाएगा? इनवर्सली। और यहां पे क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्राफ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछता है। नॉन कंडक्टिंग का ग्राफ कि इनसाइड के लिए क्या हो जाता है? एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, सीधा लाइन चलता है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? हाइपरबोलिक हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कह सकते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और यहाँ पे ई क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट था। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी। कल हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल कैपेसिटर, ठीक है, और उसको एंड करेंगे। आज 2 दिन हो गया इसमें फालतू का। कल पोटेंशियल कैपेसिटर रोज, या फिर एक चैप्टर में 2 दिन, ठीक है, ऐसे करके टोटल चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज 2 दिन हो गया ना इस चैप्टर में। पोटेंशियल कैपेसिटर भी 2 दिन, फिर इलेक्ट्रिक करंट भी 2 दिन, ऐसे करके पूरा 12 कंप्लीट कर लेंगे हम लोग विथ डेरिवेशंस।
हाँ हाँ, जिसमें 2 दिन नहीं लगेगा उसमें नहीं लगाएंगे, जिसमें 1 दिन लगेगा उसमें 1 दिन। ईएम वेव्स तो एक साथ पढ़ा देंगे, ईएम वेव्स, एसी, ये सब एक साथ हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, वेव पे ध्यान दे दिया जाएगा। इधर फिर इलेक्ट्रोस्टेट जिसका अच्छा हो जाएगा, मैग्नेट अपने आप अच्छा हो जाएगा, मैग्नेट में टाइम नहीं लगेगा, फिर हो जाएगा आराम से। 15 दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम रिवाइज करा रहे हैं, फिर मेरे साथ में रिवीजन कंप्लीट करना, तभी कंप्लीट होगा। ये नहीं कि हम आज करवा दिए घर पे जाकर के सो जाओ, या फिर यदि बोल दिए हैं तो कल कैपेसिटर पोटेंशियल पढ़ के आना, तब उसका बेनिफिट होगा, हम रिवाइज करवाएंगे तो। अब हम दे रहे हैं क्वेश्चन, तुमको समझ में कुछ आ ही नहीं रहा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सोच लो कि मेरे साथ साथ फिजिक्स कंप्लीट कर लेना है एक बार, एटलीस्ट 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी किए, इतना दिन से नीट में किए हो ना, सारे क्लास में हुआ होगा, डेरिवेशन ही सारे क्लास में बस नहीं हुआ होगा, लगभग क्लास में डेरिवेशन तो नहीं हुआ होगा, सब एक का दुक्का हुआ होगा, एक का दुक्का नहीं हुआ होगा, तो डेरिवेशन से कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। हमको अच्छा भी लगता है डिराइव करना। जो मेरे बैच का है वो कॉपी लाया करो, रिवाइज किया करो, क्या कि वो तो सेम चीज़ ही हम यहाँ पे लिखेंगे। के पास ऑलरेडी सारा डेरिवेशन है, तुम जब भी बोर्ड का तैयारी करोगे तो 56 57 वाले सिर्फ तुमको अपना कॉपी पलटना है, कोई एक भी ऐसा डेरिवेशन नहीं है जो तुमको फिर से अलग से सीखना या करने का जरूरत है। बोर्ड से रिलेटेड सारा डेरिवेशन तुम्हारे कॉपी में ऑलरेडी है, और अभी हम रिवाइज करवाएंगे तो सब फिर से क्या कर लेना है, रिकैप कर लेना है। ध्यान से देखो, तो पहला केस का बात करते हैं। पहला केस क्या होगा, आर लेस देन आर का केस होगा। ये इन्फिनिटी तक गया है, ये भी कहां तक गया है, इन्फिनिटी तक। अब ध्यान दो, अब पूछा गया है कहां, इसी एक्सिस से आर डिस्टेंस पे पूछा गया, स्मॉल आर पे, यहां कहीं पे पूछा गया। 3 लोकेशन पे पूछा जाता है, इस एक्सिस से 3 लोकेशन पे, एक तो इस स्मॉल आर यहाँ ए के लिए, एक सरफेस के लिए पूछा जा सकता है, और एक आउटसाइड के लिए, 3 आर के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा, ए बी सी, 3 लोकेशन। तो पहले किसके लिए बनाएंगे हम लोग, इनसाइड के लिए। इनसाइड के लिए यदि देखें तो क्या चार्ज है इनसाइड में, सारा का सारा चार्ज कहां पे है, आउटसाइड में। क्या होगा फ्लक्स, 0, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा हमारा, 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आउटसाइड का आंसर हम लोग पहले से जानते हैं, आंसर क्या आने वाला है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वही आंसर आएगा भी। तो आर ग्रेटर देन आर के लिए यदि हम लोग बात कर ले तो क्या हो जाएगा हमारा, फिर से हम लोग एक सिलेंडर बना लेते हैं। हाँ ध्यान दो, तो यहां कहीं के लिए हमसे पूछा जा रहा है, इस लोकेशन के लिए पूछा जा रहा है, तो इस लोकेशन पे क्या करेंगे, फिर से एक सिलेंडर बनाएंगे। तो यदि सिलेंडर बनाएंगे तो जितना इधर बनाएंगे उतना इधर भी तो बनाएंगे, सिलेंडर क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहां पे एक एल लेंथ का अपने मन से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं सिलेंडर, इधर भी क्या करना होगा, एक एल लेंथ का सिलेंडर एज्यूम करना पड़ेगा। और एल लेंथ का यदि सिलेंडर एज्यूम कर लिए हैं, क्या ये ऐसा सिलेंडर बनेगा, हाँ या ना, जिसके क्या है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ चार्ज है। चार्ज कहां पे है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे चार्ज है, जबकि चार्ज हर जगह पे है, बाहर तक फैला हुआ। लेकिन कितना चार्ज हम लोग सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, जो इसके इनसाइड में आएगा, जो इसके इनसाइड में आएगा। तो इसके इनसाइड में आने वाला जो चार्ज है वो बस इतना ही है। डायग्राम है रे इसमें, क्या लिखें, ठीक है।
जब बोलते रहते हैं ध्यान देगा तो समझ में आ जाएगा क्या लिखे हैं, रिवीजन चल रहा है ना। वैसे थोड़ा सा छोटा लिखते हैं। तो प्लस कहाँ वाला आया, सिर्फ इतना ही चार्ज कंटेन किए हम लोग। तो यदि यहां पे यदि हम लोग फाई इक्वल टू देखें तो क्या लिखेंगे, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ फाई इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू एरिया। तो हम लोग सिखाए हैं कि जिस पॉइंट पे पूछा जाएगा उसी पॉइंट का क्या लेंगे, एरिया। तो किस पॉइंट पे पूछा गया है, यहां तक, तो यहां का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल। अब ध्यान से देखो, क्यू इन साइड का बात करेंगे तो यहां पे सरफेस डेंसिटी क्या है, सिग्मा। सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा, एल। स्मॉल आर या कैपिटल आर, कैपिटल आर होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज कहां तक है, कैपिटल आर तक है। अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ई इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको चेंज कर लो, चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ई आउटसाइड हमारा क्या है, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए। तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है, एल है, इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल। ऐसे कैसे हो गया, एक सेकंड, ए लाने को। तो ये सेम नहीं रहेगा, के क्यूब आर स्क्वायर नहीं आएगा, इसका मतलब के क्यूब आर स्क्वायर इस केस में नहीं आएगा। तो इसको कोई फायदा नहीं है तब चेंज करने का, तब कोई चेंज करने का फायदा नहीं है, ऐसे ही रहने दो तब। सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जब के क्यूब आर स्क्वायर आएगा ही नहीं तो फिर चेंज क्यों किया जाए, ठीक है। तो इनसाइड सरफेस, सरफेस पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ई सरफेस क्या हो जाएगा हमारा, ये कैपिटल आर और ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ये कैंसिल, क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया हमारा कंडक्टिंग का केस। किसका केस हो गया, कंडक्टिंग का केस हो गया और हॉलो का केस हो गया। अब सॉलिड के नॉन कंडक्टिंग का केस देखते हैं। सॉलिड, हाँ टाइम हो गया, 15 तो हुआ ही है, 12-15 तक ही होता है ना क्लास। कौन था रे, किसका फोन बजा है, ए यहाँ पे किसका बजा है, पीछे। बीच वाला जानता है ना, वही में से तुम लोग बिलोंग कर रहा है। एगो दूगो, थोड़ा सा ताली बजाने का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, काम आएगा।